हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हमारे जो दूसरे फिलोसफर थे एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या किया। उन्होंने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स बनाई कि ताकि हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस फर्म्स है या हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो वो अच्छे से रन कर पाए, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, कुछ दिक्कतें ना हो। तो उसके लिए क्या किया, उन्होंने एक टेक्निक निकाली, कुछ तरीके, कुछ जुगाड़ उन्होंने ढूंढे। कैसे जुगाड़ ढूंढे? उन्होंने क्या किया, जो भी प्रॉब्लम्स उनके यहाँ आती थी, तो जो एफ डब्ल्यू टेलर्स थे वो क्या करते थे, जो भी प्रॉब्लम आई उस प्रॉब्लम को वो प्रैक्टिकली हैंडल करने की कोशिश करते थे। प्रैक्टिकली का मतलब कि उस पर क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, जिससे हमारी वो जो प्रॉब्लम है वो दूर भी हो जाए और हमारी फर्म को ज्यादा नुकसान भी ना हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, हमारे एफ डब्ल्यू टेलर ने समझा यार कोई भी जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि उस प्रॉब्लम के पीछे के कॉजेस क्या है, मतलब वो प्रॉब्लम क्यों हुई है, कारण क्या है उसका। कॉजेस के बाद हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे कि इस प्रॉब्लम से हमें दिक्कत कहां पे हो रही है। अगर उस प्रॉब्लम से हमें कुछ खास दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब थोड़ा बहुत, जैसे आप कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी नॉर्मल कॉस्ट है 10 रुपए, ठीक। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मशीनरी आउटडेटेड हो गई, लेबर एफिशिएंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं मिल रही है या पावर नहीं आ रहा है, उसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट हो गई है वो हो गई 10 रुपए 5 पैसे। पहले थी 10 रुपए, अब हो गई 10 रुपए 5 पैसे। तो खास कुछ 5 पैसे का फर्क पड़ा, इतनी बड़ी कोई बात हमें 5 पैसे नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे वो जो मेरा असर है वो 10 रुपए से बढ़ के हो जाता है 11 रुपए का, तो 1 रुपए का डिफरेंस आ गया, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या सजेस्ट किया कि सबसे पहले देखो भाई, एक टेक्निक बनाते हैं, एक रास्ता निकालते हैं कुछ, कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हेनरी फ्योल ने 5 साइंटिफिक टेक्निक्स जो थी वो फाइंड आउट करी, मतलब अपने लॉजिकल रीजनिंग के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, पूरे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स यहां पे फाइंड आउट करी। क्या थी वो 5 साइंटिफिक टेक्निक, क्या थे वो 5 तरीके, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है 5 टेक्निक्स में, सबसे पहली टेक्निक है हमारी यहाँ पे फंक्शनल फोरमैनशिप। सबसे पहली क्या है हमारी? फंक्शनल फोरमैनशिप। नाम के अकॉर्डिंग क्या समझ में आ रहा है? फंक्शनल यानी कि काम के हिसाब से। फोरमैनशिप का मतलब होता है हमारा एक तरह का लीडर कह सकते हैं इसको, एक अगर सिंपल लैंग्वेज में आप कहें तो फोरमैन का मतलब हो गया जो हमको लीड करता है, यानी हमारा जो बॉस हो गया। तो हमारे जो डब्ल्यू टेलर थे या जो हमारे टेलर साहब थे, उन्होंने क्या बोला, देखो भाई, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप पूरा काम किसी एक बंदे को दे दोगे, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन कभी भी सारे कामों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। क्या आप सारे काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आपका भी जो कंफर्ट जोन होगा, जो आपका एक प्लस पॉइंट होगा या आपकी जो स्ट्रेंथ होगी, वो एक ही जगह पे होगी। तो इसी तरह हमारे एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या बोला कि हमारे जो पर्सन्स होते हैं वो एक ही फील्ड में स्पेशलाइज हो सकते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या करना चाहिए, हर फील्ड के लिए एक एक बॉस बना देना चाहिए या एक एक डिपार्टमेंट हेड हमें यहाँ पे बनाना चाहिए। तो अब उनसे बोला कि भाई ऐसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, बहुत सारे हमें डिपार्टमेंटल हेड्स बनाने पड़ेंगे। तो टेलर ने क्या सजेस्ट किया कि देखो, क्या काम करते हैं, हम अपनी फैक्ट्री को, फर्म्स को, ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 2 पार्ट्स में। तो यहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फंक्शनल फोरमैनशिप को, यानी जो बॉसेस बना रहे थे, उन बॉसेस बनाने के लिए उन्होंने पहले 2 डिपार्टमेंट्स बनाए। फंक्शनल फोरमैनशिप के लिए उन्होंने क्या किया, 2 डिपार्टमेंट्स बनाए। 2 डिपार्टमेंट कौन कौन से थे उनके? प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। 2 डिपार्टमेंट्स उन्होंने कौन से प्रोड्यूस किए? पहला था हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा था हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में उनका काम क्या होता था कि वो चीजों को प्लान आउट करते थे। प्लान आउट कैसे करेंगे? कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, कब लाना है, किस प्राइसेस पे लेके आना है, किस क्वालिटी में लाना है, किस क्वांटिटी में लाना है, किस शेप में लाना है, साइज, कलर, फीचर, मतलब तमाम तरह की जो चीजें होती है, प्लान कर रहे हैं चीजों को। अभी अभी करा नहीं हमने कोई काम, अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया है। अभी जो भी चीजें हमारे पास है वो सारी की सारी हमारे दिमाग में, अभी हमने उनको सिर्फ ब्लूप्रिंट एक दिमाग में तैयार किया है कि हमें क्या काम करना है। तो इन्होंने पहला क्या बनाया? प्लानिंग डिपार्टमेंट, जिसका काम था कि जो भी आपको काम करना है उस काम को पहले आप प्लान आउट करो। दूसरा डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? वो क्या करता है, हमारी चीजों को प्रोड्यूस कैसे करना है, कौन सा मेथड अप्लाई करें कि कॉस्ट कम आएगी, कौन सा मेथड अप्लाई करें कि टाइम कम लगेगा, कौन सा मेथड अप्लाई करके हम टाइम एंड कॉस्ट दोनों बचा सकते हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करना है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, वो मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देख लेगा।
बनाना क्या है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, जो प्लानिंग है वो पूरा कौन देखेगा, मेरा प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, दो डिपार्टमेंट बनाए, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा है, आपको पहले मार्केटिंग सर्वे करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सर्वे करना पड़ेगा, प्राइस सर्वे करना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी, सर्वे करने पड़ेंगे, सेंसस चेक करना, बहुत सारे आपको चीजें करनी पड़ेगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पहले फंक्शनल फॉर्मेशिप के अंदर दो डिपार्टमेंट्स बनाए, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। फिर उन्होंने हर डिपार्टमेंट के अंदर, यानी दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर उन्होंने चार चार बॉसेस दे दिए। यानी कि क्या किया उन्होंने, चार बॉसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट में, चार बॉसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सबसे पहले काम क्या किया उन्होंने, फंक्शनल फोरमैन बनाया कि काम के अकॉर्डिंग बांटो। काम दो हिस्सों में बांट दिए, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। फिर प्लानिंग में चार बॉसेस दे दिए एंड प्रोडक्शन में चार बॉसेस दे दिए। अब उन चार बॉसेस का क्या काम था, क्योंकि भाई चार बॉसेस तो बना दिए, लेकिन हर बॉस का कुछ ना कुछ काम देना पड़ेगा ना। तो अब काम कैसे दिए उन्होंने, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट की। प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो मेरे चार बॉसेस थे, उसमें सबसे पहले मेरे आते थे रूट क्लर्क। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, रूट, रूट का मतलब क्या होता है, ये रूट वो पेड़ों वाली रूट नहीं, जड़ें समझने लगे आप लोग। रूट का मतलब यहां पे क्या है, रास्ता, वे, पाथ, ठीक है ना। तो रूट क्लर्क का काम क्या होता है कि वो हमें यह बताता है कि जो भी काम आपको करना है, उस काम को करने के सीक्वेंस यानी कि स्टेप्स क्या है, आप किस तरह से वो काम कर सकते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस प्रोसीजर में करना है, या किस तरीके से आपको काम करना है। वो जो स्टेप्स होते हैं, जो सीक्वेंस होता है डूइंग ऑफ वर्क, वो मेरा बताता है यहाँ पे मेरा रूट क्लर्क। तो रूट क्लर्क का काम क्या होता है, वो सबसे पहला रूट क्लर्क क्या काम करता है, वो हमें वहां पे रूट बताता है, सीक्वेंस बताता है, डायरेक्शन बताता है कि हमें कैसे काम करना है। रूट क्लर्क के बाद मेरा दूसरा डिपार्टमेंट आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। नाम अंडरस्टूड है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा यहाँ पे, वो हमें इंस्ट्रक्शंस देगा कि हमें क्या काम करना है। जैसे इन्होंने बता तो दिया भाई, मेरे रूट वाले ने बता दिया कि एक काम करो, ये सबसे पीछे से जाके सामान ले आओ, तो ठीक पीछे जाके सामान ले आते हैं। या एक काम करो, ये 10 घर छोड़ के 11वें घर में दुकान है, उससे सामान ले आओ जाके, बता दिया। जो ये मेरा उन्होंने क्या रास्ता में बताया कि ये रास्ता है, ऐसे जाओ और यहां से सामान लेके आओ। तो रूट क्लर्क का काम होता है रास्ता बताना, और इंस्ट्रक्शन वाले का काम होता है उस रास्ते में हमें क्या क्या काम करते हुए जाना है, वो होता है मेरा इंस्ट्रक्शन का। जैसे एक बॉस था, बॉस ने ऑर्डर किया एक काम करो, इस मार्कर के 10 बॉक्सेस लेते आना, ठीक, इस मार्कर के 10 बॉक्सेस लेते आना, ये क्या हो गया, ये इंस्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि उसने हमको ऑर्डर किया है कि तुम्हें इस मार्कर के 10 बॉक्सेस लाने हैं। अब जो मेरा रूट क्लर्क होगा वो क्या करेगा, वो हमें यह बताएगा कि ये मार्केट हमें लाने कहां से, मार्कर हमें किस मार्केट में जाना है और किस तरीके से जाना है, वो बताएगा मेरा रूट क्लर्क। तो रूट क्लर्क हमें डायरेक्शन बताएगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड कर हमें इंस्ट्रक्शन देगा कि हमें क्या काम करने। तीसरा आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। नाम बहुत इजी नाम दे रखे हैं, टाइम एंड कॉस्ट। इसका काम क्या होगा, ये हमें यह बताएगा कि इस मार्कर को लाने में समय कितना लगना चाहिए और इस मार्कर को लाने की सही कॉस्ट कितना होगी। तो जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होता है वो हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम कितना लगेगा, यानी जो एक एवरेज टाइम पीरियड है कि इतना टाइम तो हमें लग ही जाएगा। तो जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होता है उसका काम होता है वो हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने में हमें कितना समय लगेगा और उस काम को करने में कितना एवरेज हमें खर्चा आ सकता है। और वो ये भी चेक करता है कि ना टाइम ज्यादा लगे ना टाइम कम हो जाए, ना कॉस्ट ज्यादा लगे और ना कॉस्ट कम हो जाए। क्योंकि अगर खर्चे कम हो गए तो जाहिर सी बात, हमने कुछ ना कुछ तो वेरिएशन किया ही होगा, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, किसी भी चीज में, तभी मेरी कॉस्ट कम आई है। और अगर समय कम लग रहा है तो भी हमने अपनी कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज के साथ छेड़छाड़ करी होगी। क्योंकि जब आपने एक एवरेज निकाला है तो एवरेज एक बार में तो आता नहीं, वो तो वैसे भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट का एक प्रोसीजर होता है। तो अगर आपके एवरेज से कम आ रहा है तो जरूर आपने कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करी है। तो यहां पे तीसरा मेरा क्या हो गया, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि मेरे किसी भी काम को करने में कितना समय लग रहा है और कितना खर्चा आने वाला है। फोर्थ आता है मेरा डिसिप्लिनेरियन। नाम से देखिए डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या हो गया, इस बॉस का काम क्या होगा, वो ये चेक करेगा कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो एक वेल डिसिप्लिन वे में रह के सारे काम करेंगे। मतलब टाइम पे ऑफिस आएंगे, टाइम से ऑफिस से जाएंगे, छुट्टियां बता के लेंगे, लंच पे जा रहे हैं तो
टाइम पे जाएंगे, टाइम पे आएंगे, वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो ये नहीं फोन बतिया रहे हैं, बात करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, नहीं। डिसिप्लिनरी का काम यहां पे क्या होगा कि वो ये चेक करेगा कि जो भी वर्कर मेरा वर्क परफॉर्म कर रहा है वो अपना फुल एफर्ट पूरा काम पे ही देगा। ठीक है, तो मेरे प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर कितने बॉसेस होंगे? 4 बॉसेस होंगे। कौन कौन से होंगे? पहला मेरा रूट क्लर्क जो डायरेक्शन बताएगा या सीक्वेंस बताएगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो हमें इंस्ट्रक्शन देगा या गाइड करेगा। तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जिसका काम होगा किसी भी काम को करने में समय कितना लगना है और पैसे कितने लगने हैं। और चौथा मेरा आएगा डिसिप्लिनरी जिसका काम होगा कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है वो एक वेल डिसिप्लिन वे में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक बात समझ में आ गई? समझ में आ गया प्लानिंग डिपार्टमेंट? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ जो कि है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? वो चीजों को प्रोड्यूस करता है यानी कि गुड्स बनाता है। तो अब भाई गुड्स बना रहा है तो इसके बॉस भी उसी तरह के होंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बॉसेस कैसे होते हैं? पहला आता है मेरा गैंग बॉस। गैंग बॉस नाम में क्या था मेरा? गैंग। अब गैंग का मतलब ये नहीं कि ये बॉस 50-60 आदमी साथ में लेके चल रहा हो, चलो मेरे साथ, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, घूम रहे मस्ती में। गैंग बॉस का काम क्या होता है कि आपके प्रोडक्शन में लगने वाले जो भी रिसोर्सेस की आपको रिक्वायरमेंट है उन रिसोर्सेस को वो एक जगह इकट्ठा करके आपको देगा कि लो भाई सामान ला दिया है, अब बनाने का काम तुम्हारा है। जैसे अगर ये मार्कर बना रहे हैं तो आपने कहा भैया देखो मार्कर बनाना है, तो मार्कर बनाने में लगेगी प्लास्टिक, इंक पैड, इंक, रबर, फोम, ये डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल हमें लगेंगे। तो गैंग बॉस यहां क्या बोलेगा? अच्छा ये चाहिए, ठीक, सारा सामान मिल जाएगा, और बताओ। तो गैंग बॉस का काम क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा मेरा गैंग बॉस। तो यहाँ पे गैंग वो लोगों वाली गैंग नहीं है, यहाँ पे गैंग का मतलब है टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज या फिर टू अरेंज द रिसोर्सेज। दूसरा मेरा आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस, स्पीड नाम से क्या समझ में आ रहा है? स्पीड, ये बहुत तेजी तेजी से काम कर रहे थे, जल्दी जल्दी काम खत्म कर दे, नहीं। स्पीड बॉस का काम क्या होता है? वो ये मेंटेन करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो एक एवरेज स्पीड के साथ करें। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया? ना बहुत तेज ना बहुत धीमे, एक नॉर्मल स्पीड। जैसे आप लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी होगी वो कछुए वाली, वो खरगोश वाली की, खरगोश बहुत तेज निकल जाता है और कछुआ बहुत धीमे धीमे आता है। तो उसमें क्या था भाई? खरगोश बहुत तेजी से निकल गया तो उसको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट आ गया, अरे मैं तो जीत ही गया हूं, मुझे कौन हराएगा, अब कछुआ तो बहुत पीछे है। लेकिन क्या हुआ? कछुआ धीमे 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 आगे निकल गया। तो स्पीड बॉस का काम क्या होता है? वो ये चेक करता है कि अगर जो भी वर्कर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो एक एवरेज स्पीड के साथ काम करें। बहुत तेजी से काम करेंगे तो थक जल्दी जाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, बहुत स्लो काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तो भी सही बात नहीं है। तो स्पीड बॉस क्या करता है? वो आपके काम की एक एवरेज स्पीड निकाल देता है कि आपको इस स्पीड के साथ वर्क परफॉर्म करना है, और अगर आपकी स्पीड में कुछ वेरिएशन आ रहा है तो ये उसको भी मेंटेन कर देता है। तीसरा आता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम यहाँ पे क्या होता है? नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको? रिपेयरिंग, लेके लगे हुए हैं, प्लास पेज का स्क्रू ड्राइवर लेके लगे पड़े खोलने में सब कुछ। तो यहाँ पे जो मेरा रिपेयर बॉस है उसका काम क्या होता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में, फैक्ट्री में, इंस्टीट्यूशन में, कुछ भी हो गया, जो भी आप चला रहे हो, व्हाटएवर दैट इज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी चीजें खराब हो रही हैं उनको रिपेयर कराने का, सही कराने का जिम्मा किसका है? रिपेयर बॉस का। ये कहता भाई देखो ऐसा है, तुम काम करो, खराब हो जाए मुझे बोलो, मैं सही करा के दूंगा, फिर काम पे लग जाओ, लेकिन इधर उधर घूमना नहीं है, ना खुद आपको अपने उसमें बुद्धि लगानी है, आपको कुछ नहीं करना है। खराब हो गई हो जान दो, मुझे बताओ, मैं सही कर दूंगा आके या करा दूंगा आके। तो जो भी आपकी फैक्ट्री या फर्म में रिपेयरिंग के जो भी वो चीजें होंगी या रिपेयरिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो सॉल्व कौन करेगा? मेरा रिपेयर बॉस। लास्ट आता है मेरा इंस्पेक्टर। जी हाँ, इंस्पेक्टर, वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, इंस्पेक्टर टोपी ओपी लगाया है। यहाँ पे इंस्पेक्टर का मेरा मतलब क्या है? यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है मेरे, वो इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट मतलब निगरानी रखेंगे, चेक करेंगे कि सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारा काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइम पे हो रहा है, कॉस्ट सही आ रही है, वर्कर सही काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई छुट्टी पे तो नहीं है, कोई वर्कर ऐसा तो नहीं है जो पड़ा हुआ काम ही नहीं कर रहा है। तो इंस्पेक्टर का काम क्या होगा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी हो रहा है वो सारी एक्टिविटीज पे नजर रखेगा, जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है रिलेटेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी ये जो इंस्पेक्टर होगा ये मेरे इन सारे लोगों को चेक करेगा कि भाई सही से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शनल फोरमैनशिप हम हेड बना देंगे। फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर हमने 2 हेड बनाए, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। प्लानिंग के अंदर 4 पार्ट, प्रोडक्शन के अंदर 4 पार्ट। प्लानिंग में 4 पार्ट कौन से थे, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरीज। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 कौन कौन से थे मेरे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड अवर इंस्पेक्टर। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे डब्ल्यू टेलर ने क्या बोला, यार लोगों को तो बांट दिया, काम भी बांट दिए हमने, ठीक है, लोगों को बता भी दिया क्या काम करना है, लेकिन काम तो बांटा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने क्या किया, चलो अब हम पढ़ते हैं काम के बारे में, क्योंकि लोगों के बारे में तो पढ़ लिया कि लोगों को क्या क्या काम देने, कैसे कैसे देने, ये तो हो गया भाई, चलो ये अपनी बात थी हम लोग की। अब पढ़ते हैं हम लोग को काम के बारे में कि काम कैसा है मेरा, या काम करने का तरीका क्या है, किस तरीके से काम किया जाता है, क्योंकि काम करना भी एक आर्ट होती है और काम करवाना वो उससे बड़ी आर्ट होती है। आप काम कर तो सकते हो, अब मुझे काम आता है मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मुझे वही काम किसी से कराना पड़ जाए तो बहुत इरिटेशन होती है, क्योंकि वो पर्सन मेरे अकॉर्डिंग काम करके देगा नहीं तो मुझे इरिटेशन होगी। तो काम कराना भी जो है वो एक आर्ट होती है। तो जो डब्ल्यू टेलर थे उन्होंने क्या बोले, देखो भाई काम कराना है लोगों से तो थोड़ा सा तो आपको लीनियंट होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट उन्होंने क्या यहाँ पे टेक्निक बताई, वो उन्होंने बताई वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब क्या हो गया, काम को समझो, काम के बारे में समझो कि काम है क्या एक्चुअली में। तो वर्क स्टडी के अंदर उन्होंने 4 पार्ट में से स्टडी को डिवाइड किया, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। 4 पार्ट हो गए, फैटिग, मेथड, मोशन एंड टाइम स्टडी। सबसे पहले बात करते हैं फैटिग स्टडी की। फैटिग स्टडी जो होती है वो हमारी बताती है, यहाँ पे फैटिग स्टडी में हम लोग बात करते हैं हमारे रेस्ट इंटरवल की। रेस्ट इंटरवल का मतलब क्या हो गया, लंच ब्रेक होता है ना, उस लंच ब्रेक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि भाई देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में रेस्ट इंटरवल तो होता है, लेकिन जो ये रेस्ट इंटरवल है ये कोई भी मैनेजर अपने हिसाब से नहीं देगा कि अब मन कर रहा है जाओ लंच हो गया जाओ छुट्टी जाओ लंच करो जाके, नहीं। यहां पे आपको जो रेस्ट देना है उस रेस्ट का भी एक क्राइटेरिया होता है, क्योंकि कोई भी जो वर्कर है, अब जैसे कोई भी एक हम लोग नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक वर्कर है, वो सुबह आया फैक्ट्री में 8 बजे, शाम को जाएगा 8 बजे तक, 12 घंटे की शिफ्ट हो गई। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सुबह 8 बजे आया, शाम को 8 बजे जाएगा, 12 घंटे की शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब वो जब वो सुबह आया होगा 8 बजे तो घर से एकदम फ्रेश होके आया होगा, फ्रेश होगा, खा पी के नाश्ता वाश्ता करके एकदम बढ़िया एकदम फ्रेश मूड में आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब जब हम उसको देंगे, जो टाइम गैप हमारा होगा, हम उसको देंगे 4 घंटे बाद लंच देंगे। 4 घंटे बाद का मतलब क्या हो गया, हम उसको लंच देंगे अप्रोक्सीमेटली 1:30-2 बजे के आसपास लंच दे देंगे उसको। क्यों, क्योंकि सुबह खा के आया था, हम उसको 2 बजे तक टाइम दे देंगे कि जाओ भैया आधा घंटा तुम लंच करो जाके, कोई दिक्कत नहीं। हमने उसको 2 बजे भेज दिया, 8 बजे से लेके 2 बजे तक हमने कितने घंटे काम करा लिया उससे, 6 घंटे काम हमने करा लिया। 6 घंटे बाद हमने उसको आधे घंटे का लंच ब्रेक पे भेजा, खाना खा के सो के जो उसे करना वो करके वापस आएगा और फिर 5-5.5 घंटे मेहनत से काम करेगा और घर चला जाएगा। लेकिन अगर आप यहीं पे ये करो, आपने उसे 8 बजे बुलाया, आप उसको 9 बजे ब्रेक दे दो कि भाई ठीक है 9 बजे ब्रेक दे दिया, 10 बजे आ जाना, अब वो 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम नहीं कर सकता है। तो वही डब्ल्यू टेलर ने बोला कि रेस्ट देने का भी एक क्राइटेरिया होता है। इस रेस्ट इंटरवल को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंटली कितनी बार आपको देना है। ऐसा तो नहीं बहुत जल्दी जल्दी टाइम गैप में दे रहे हो, जल्दी जल्दी टाइम गैप में नहीं देना, थोड़ा सा टाइम गैप होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। दूसरा ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितनी देर का रेस्ट है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कितनी देर का रेस्ट दे रहे हो आप, वो आपका आ जाएगा ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल में। और तीसरा आता है द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। नंबर का मतलब कितनी बार दे रहे हो, 1 बार दे रहे हो, 2 बार दे रहे हो, 3 बार दे रहे हो, कितनी बार रेस्ट दे रहे हो। तो अगर उन्होंने एवरेज अगर आप देखें तो एक 8 घंटे की शिफ्ट में एक नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, एक ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन द गैप ऑफ 4 to 5 आवर्स। तो यहां पे क्या हो गया, फैटिग स्टडी में इन्होंने बात करी रेस्ट देने की कि हमें हर वर्कर को रेस्ट देना चाहिए और उस रेस्ट का भी क्राइटेरिया होगा कि हमें कितनी देर में देना है, कितनी बार देना है और कितनी देर के लिए देना है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। ठीक है। फैटिग स्टडी के बाद मेरा दूसरा आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के लिए इन्होंने बोला कि किसी भी काम को करने का एक ही बेस्ट तरीका नहीं होता है।
ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका नहीं होता है, क्योंकि उस सेम टास्क को परफॉर्म करने का हर पर्सन का अपना अलग अलग तरीका होता है। क्यों? अब जैसे आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, एक बहुत पुरानी कहावत है, बहुत मोस्टली लोग इस्तेमाल करते हैं, हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। करते हैं बहुत टाइम पे, स्कूल में भी थॉट्स बोले होंगे, लिखे सुने हो, लिखे देखे होंगे, स्कूल में भी लिखे देखे होंगे, टीचर्स भी बोलते होंगे, पेरेंट्स भी बोलते होंगे, हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस ना। अब ऐसा जमाना नहीं रह गया। अगर हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस है तो रिक्शा वाला सबसे अमीर आदमी होता है, क्योंकि उससे हार्डवर्क कोई नहीं करता। प्रेजेंट टाइम पे जो हमारा सिनेरियो चल रहा है या जो हमारी मार्केट सिचुएशन है वो क्या है? हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करते हो तो आप सक्सेसफुल होगे, बट अगर आप सिर्फ हार्डवर्क करते जाते हो, कोई स्मार्ट वर्क नहीं आपका, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या बोला यहाँ पे? मेथड ऑफ स्टडी, कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड क्या होता है वो आपको फाइंड आउट करना है, और वो मेथड डिपेंड करेगा आपके मेंटल हॉरिजन के ऊपर कि आप क्या सोचते हो, आपकी कितनी थिंकिंग है, आपका कितना मेंटल ब्रॉड है। ठीक है, तो मेथड स्टडी में क्या हो गया? वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग दिस जॉब या डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब। थर्ड आता है मेरा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी जो हमारी होती है, इसमें हम लोग बात करते हैं कि किसी भी काम को करने में समय कितना लगना चाहिए। तो वही एवरेज टाइम निकाल लेंगे कि हमने देखा, हमने 10 वर्कर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया कि एक वर्कर 5 घंटे में कर रहा, दूसरा वाला 6, तीसरा वाला 7, ऐसे करके हमने 10 वर्करों पे एक्सपेरिमेंट कर लिया। फिर उन 10 वर्करों पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक्सपेरिमेंट से हमने एक एवरेज निकाला कि इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमें कितना टाइम अलॉट करना है। तो इस एवरेज टाइम की जो कैलकुलेशन होगी वो हमारी आती है टाइम स्टडी के अंदर में। लास्ट मेरी आती है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी हमारी क्या होती है स्टूडेंट? मोशन स्टडी का मतलब होता है कि काम करते समय आप जितना मूवमेंट कर रहे हो, मूवमेंट का मतलब क्या हो गया? आप काम कर रहे हो, काम करते करते आप खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए, ऐसे अंगड़ाइयां ले ली, ठीक है, या बेंड हो गए, ठीक है, या आपने अपनी उंगलियां ऐसे कर दी, ठीक है, या आप किसी भी तरह की कोई भी, जैसे हाथ हिला दिया आपने, या गर्दन ऐसे ऐसे हिला दी। तो कोई भी काम करते समय आपकी बॉडी जो मूवमेंट परफॉर्म कर रही है वो मूवमेंट मेरे कहलाते हैं मोशंस। तो अगर एक इंडिविजुअल पर्सन एक 8 घंटे की जॉब में 15 बार अपना हाथ सर हिलाता है, तो यानी उसने एक बार हिलाने में 2 सेकंड वेस्ट किए, यानी कि 15 बार अगर उसने किया तो उसने 30 सेकंड अपने वेस्ट कर दिए। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख एम्प्लॉइज हैं तो 30 लाख सेकेंड्स बर्बाद हो गए। अगर इनको आप मिनट्स में कैलकुलेट करेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ मिनट्स जो है वो आपने वेस्ट कर दिए सिर्फ किस काम में? ट्विस्टिंग योर हेड। ठीक, या अगर आपने एक बार आप खड़े होते हैं, थोड़ा आप हिले डुले फिर बैठे, उसमें आपने लिए 2 मिनट। अगर आप इस एक्टिविटी में 2 मिनट लेते हैं और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 आदमी है तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 20,000 मिनट्स आपने वेस्ट कर दिए सिर्फ किस लिए? सिर्फ खड़े होने में। 20,000 घंटे आपने वेस्ट कर दिए। 20,000 घंटे में कितना प्रोडक्शन हो सकता था? बहुत सारा। तो इसीलिए यहाँ पे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या बोला कि हमें इन मोशंस को रिकॉर्ड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये जो मोशंस है, ये भी इसका मतलब नहीं कि आप मोशन ही हटा दो, वर्कर्स को स्ट्रिक बोल दो हिलो गए तो गोली मार देंगे, नहीं, ये भी नहीं। पता चले वो हिला ले गोली, ये क्या बात हुई? तो मोशन स्टडी में क्या है कि आप वर्कर्स को एक टाइम गैप दे दो कि आपने उनसे 1 घंटा काम कराया, 1 घंटे के बाद जाओ थोड़ी देर घूमो, 10 मिनट का रेस्ट हो गया। फिर वो 10 मिनट बाद आए, आपने फिर उनसे काम कराया 2 घंटे, 2 घंटे के बाद फिर आपने 10 मिनट का रेस्ट दिया, फिर उनसे 2 घंटे काम कराया, फिर 10 मिनट का रेस्ट दे दिया। यानी आपने यहाँ पे टोटल 5 घंटे काम, 5 घंटे के वर्किंग आवर्स में आपने आधा घंटे का लंच दे दिया और 4.5 घंटे काम कराया। बट उन 4.5 घंटे में वो वर्कर अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, क्योंकि आपने उसको 10-10 मिनट पे रिफ्रेशमेंट के लिए भेज दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या बोला? वर्क स्टडी, काम को समझो। काम को कैसे समझोगे? फैटिग स्टडी, यानी कि लोग वर्कर्स को रेस्ट देते जाओ। मेथड स्टडी, किसी भी काम को करने का बेस्ट मेथड ढूंढो। टाइम स्टडी, किसी भी काम को करने में एक एवरेज टाइम कितना लग रहा है। एंड मोशन स्टडी, किसी भी काम को करते समय आप कितनी बार मूवमेंट कर रहे हो, वो आपका आता है मोशन स्टडी में। तो यहाँ पे मेरे 5 साइंटिफिक टेक्निक्स थी, 2 मेरी हो गई, फंक्शनल फॉर्मेशिप एंड वर्क स्टडी। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारी तीसरी स्टडी, जो कि है, बताना, थर्ड मेरा है, थर्ड जो कि हम बात करते हैं हमारे तीसरा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन।
अब यहां पे पहला वर्ड मेरा यहां पे क्या है, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे वो सारे के सारे गुड्स आपके स्टैंडर्ड होने चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब परफेक्ट इन शेप, साइज, कलर, लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मॉडलिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, डिमांड, हर चीज में आपका प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड क्वालिटी पे होना चाहिए। मतलब उसको देख के लोग ये ना कहें अरे यार ये तो बहुत बेकार है, ना उसको देख के लोग ये कहें ये ओवर बजट है, ना उसको देख के लोग ऐसा कहें कि बहुत ब्राइट कलर है, ना ऐसा कहें कि डल कलर है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यहां पे क्या हो गया कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारे के सारे गुड्स आपके एक स्टैंडर्ड शेप, साइज, कलर एंड वेट के होने चाहिए। ना बहुत बड़ा, ना बहुत छोटा, ना बहुत ब्राइट कलर्स, ना बहुत डल कलर्स, ना बहुत महंगा, ना बहुत सस्ता, एक मॉडरेट। दूसरा मेरा आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब यहां पे वर्ड क्या हो गया, सिंपल। सिंपल मतलब इजी। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो अगर वो चलाना या यूज करना बहुत इजी है तो लोग आपके प्रोडक्ट परचेज करेंगे। बट अगर उन्हें ऑपरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, तो वो कभी भी लोग उसको परचेज नहीं करेंगे। जैसे आज के टाइम पे हमारी जो लगभग हमारी पूरी, अगर मोबाइल सेक्टर की बात करें तो लगभग हमारी 60% मार्केट जो है वो एंड्रॉइड ने कैप्चर कर रखी है। 30 to 35% मार्केट हमारे iOS ने यानी कि आईफोन्स ने कैप्चर कर रखी है, और 4 से 5% मार्केट बचती है जो कि हमारे विंडोज को मिली हुई है। तो ये इतनी कम मार्केट हमारे विंडोज को मिली है, क्यों मिली है? क्योंकि विंडोज ऑपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू द एंड्रॉइड एंड iOS। तो वही चीज यहां पे बात मैं कर रहा हूं कि अगर आपका प्रोडक्ट यूज करना या उसको इस्तेमाल करना बहुत इजी है तो लोग उसको परचेज करेंगे, उसकी तरफ भागेंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बट अगर आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद उन्हें बहुत दिक्कत होती है उसे चलाने में, उसका यूजर मैनुअल बहुत मुश्किल है पढ़ना, या उसको ऑपरेट करना बहुत टफ है, तो लोग आपके सीरियसली आपके गुड्स कभी भी बिकेंगे नहीं। तो एफडब्ल्यू टेलर ने क्या बोला कि भाई देखो कुछ भी गुड्स बनाओ, पहली चीज तो बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्ट या तीन जाम नहीं हो। तीन जाम होंगे नहीं चाहिए, हमें लेना ही नहीं है, हम दूसरा सस्ता देख लेंगे या दूसरा इजी मेथड वगैरह देख लेंगे, लेकिन ये नहीं लेंगे हम, भले हमें कितना ही पसंद हो। तो पहली चीज आपके प्रोडक्ट इजी होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, और दूसरा परफेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। डिफरेंशियल, यहां पे डिफरेंशियल का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट। पीस का मतलब एक एक प्रोडक्ट। वेज सिस्टम का मतलब जो आपको वेजेस मिलने वाली है। तो एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप अपने वर्कर को सैलरी दीजिए अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। वो जैसा काम करे वैसी सैलरी दीजिए। अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन पे यहां पे मेरे दो वर्कर हैं, लेट टेक एन एग्जांपल, वर्कर ए एंड वर्कर बी। ठीक, मैंने यहां पे बोला कि एक वर्कर को अगर वो गुड्स प्रोड्यूस करता है तो वन प्रोडक्ट पे मैं उसे 10 रुपीज दूंगा। एक प्रोडक्ट बनाने पे कितने दे रहा हूं, 10 रुपए। यहां पे ए ने क्या किया, ए ने प्रोड्यूस किया 5 क्वांटिटी, तो 5 इंटू 10 यानी कि मुझे उसको 50 रुपीज देने होंगे। लेकिन वहीं बी ने क्या किया, बी ने प्रोड्यूस किए 8 यूनिट, तो 8 इंटू 10 मुझे ए बी को 80 रुपए देने होंगे। दोनों के वर्किंग आवर सेम है, दोनों के बिजनेस सेम है, दोनों के प्रोडक्शन हेड सेम है, सब कुछ सेम है, बट फिर भी यहां पे जो बी को सैलरी मिल रही है वो 30 रुपए ज्यादा मिल रही है कंपैरिजन टू द ए। क्यों मिल रही है, क्योंकि यहां पे बी ने काम ज्यादा किया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली जब बी को सैलरी ज्यादा मिलेगी कंपैरिजन टू द ए, तो ए क्या होगा, मोटिवेट होगा। ए को लगेगा यार जब बी काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं भी करके दिखाऊंगा, मैं भी काम करूंगा, मुझे भी पैसा मिलेगा। नेक्स्ट टाइम जब हुआ तो ए ने प्रोड्यूस किए यहां पे 8, 10 रुपए के हिसाब से उसको भी मिले 80 रुपए, और यहां बी ने प्रोड्यूस कर दिए 9, अब यहां पे हो गए 90 रुपए। तो ए क्या कहेगा, अरे यार इसको 90 मिल रहा है, मुझे 80 मिल रहा है, मैं और मेहनत से काम करूंगा, मैं भी 9 बना सकता हूं। इसी तरह ये प्रोसेस मेरा कंटिन्यू चलता रहेगा और आप हमेशा अपने से एक ऊपर वाले सीनियर्स को मैचअप करने के लिए ट्राई करते रहेंगे और हमेशा आप अपना बेस्ट देंगे और आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो डब्ल्यू टेलर ने क्या बोला, डब्ल्यू टेलर ने कि भाई देखो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में अपना वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। जैसा काम वैसा पैसा,
ज्यादा काम ज्यादा पैसा, कम काम कम पैसा, कोई काम नहीं कोई पैसा ही नहीं, घर बैठो आज छुट्टी तुम्हारी, क्यों? क्योंकि तुमने काम ही नहीं किया। ठीक है, तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या हो गया? जैसा काम करेंगे वैसी आपको वेजेस मिलेगी। थर्ड आता है मेरा मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों के लिए पैसा तो ऑब्वियसली आप वर्क पे जा रहे हो तो पैसा तो मैटर करता ही है, बट एक सेकेंड चीज लोगों के लिए एक और जनरेट हो गई है, जो कि है आपकी एक बिलोंगिंगनेस, एक आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या एक रिस्पेक्ट। अगर एक एम्प्लॉय को एक जगह पे 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है बट रिस्पेक्ट नहीं है, वहीं दूसरी जगह उसको 80,000 रुपए मिल रहा है लेकिन रिस्पेक्ट बहुत है, तो वो काम कहां करेगा? 80,000 वाले में काम करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको रिस्पेक्ट मिल रही है। 1 लाख वाले में पैसा तो है बट उसकी इज्जत कोई नहीं करता। जैसे चोर हो गए, डाकू हो गए, किडनैपर्स हो गए, ये सब लोग क्या करते हैं? पैसा तो बहुत आ जाता है, एक बार किसी किडनैप किया आ गया पैसा, क्या दिक्कत है? यहाँ हम लोग पूरी जिंदगी कमाते कमाते रहते, लेकिन कोई रिस्पेक्ट है? कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो मेंटल रेवोल्यूशन में क्या था कि हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला कि वर्कर्स और एम्प्लॉयज इन दोनों को साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वर्कर्स फील करता है कि उसका एम्प्लॉयर बुरा है या एम्प्लॉयर फील करता है उसके वर्कर बुरे हैं, अगर दोनों एक दूसरे के बारे में निगेटिव टर्म्स रखते हो तो कभी भी आप एक दूसरे की ग्रोथ नहीं देख पाओगे, और जब तक आप ग्रोथ नहीं देखोगे एक दूसरे की तब तक आप ग्रो खुद भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर वर्कर अपने बॉस को ग्रो नहीं करने देगा तो बॉस उसको सैलरी कहां से देगा? तो जब बॉस ही ग्रो नहीं करेगा तो वर्कर्स ऑटोमेटिकली ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? आपको वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर एक कोऑपरेटिव अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, जिससे दोनों लोग मिलकर काम करेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा बेस्ट और एफिशिएंट वे में ही वर्क परफॉर्म करेगी। समझ में आया सभी को? आज की क्लास में हमने एफ.डब्ल्यू. टेलर के 5 साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़ी। पहली हमारी थी फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरी वर्क स्टडी, तीसरी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, फोर्थ डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम एंड फिफ्थ द मेंटल रेवोल्यूशन। ये 5 टेक्निक्स थी हमारी एफ.डब्ल्यू. टेलर की, जो कि उन्होंने सजेस्ट करी थी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वेल मैनर्ड ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस चैप्टर से जो हमारा सेकंड चैप्टर था द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये आज की क्लास से खत्म होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से आपके अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके पूरे बेस करते हैं केस स्टडी पे। केस स्टडी जो आती है वो आपकी हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल से ही केस स्टडी आती है। दिक्कत क्या होती है? कई बार बच्चे पहचानने में गलती कर देते हैं, क्योंकि केस स्टडी सेम होती है बट उसका आंसर डिफरेंशिएट हो जाता है सिर्फ आपके एक सिंगल टर्म से, जो कि है वर्ड साइंटिफिक। यानी कि अगर केस स्टडी आपकी सेम जा रही है और उस केस स्टडी में उसने लास्ट में आपसे पूछ लिया आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अगर उसने कह दिया आइडेंटिफाई द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो आप बताओगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के। अगर उसने नॉर्मल प्रिंसिपल्स कहे हैं तो फेयोल जाएंगे, फेयोल भाई साहब के होंगे। अगर उन्होंने साइंटिफिक कह दिए हैं तो आप एफ.डब्ल्यू. टेलर के बताएंगे। एक चीज और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है इस चैप्टर के साथ, जो कि है एफ.डब्ल्यू. टेलर की टेक्निक्स, क्योंकि प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स लगभग सिमिलर हो जाती हैं, तो आपके लिए टेक्निक्स पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए प्रिंसिपल पढ़ना है। तो आई होप गाइस आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपने अभी तक एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल नहीं पढ़े हैं तो पहले मेरी पुरानी वाली वीडियो में जाइए, पुरानी वाली वीडियो से प्रिंसिपल पढ़िए, देन आपको ये टेक्निक और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू गाइस।